हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ बच्चों वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि नाम ही बता रहा है, जब टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगे इन द साइंस ऑफ बायोलॉजी। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ पर टूल्स और टेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल है और यूज़ कहाँ हो रही है, इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड ऑल्सो। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बहुत ही, आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी दीज डेज बहुत हॉट टॉपिक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है तो आई गेस नो, क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम में भी इसके बारे में आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि फूड का अडल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये काम बहुत पुराना है। यानी कि विनेगर का बनना, लिकर का बनना, कर्ड का बनना, ये सब कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है बच्चों। ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। पर हाँ, बायोटेक्नोलॉजी हमारे जो हाईलाइट हुई है दोबारा से नज़र में आना, तो इसको हम कह सकते हैं रीडिस्कवरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो रीडिस्कवरी इसकी एक बार कह सकते हैं कि 1920s में हुई, जब पहली बार वीसमैन ने क्लोस्ट्रीडियम को यूज़ किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल एंड एसीटोन। यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इसके बाद पता है बच्चों आपको कि पेनिसिलिन की खोज हुई, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और ये कहाँ से उन्होंने निकाला था खोज के, फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। तो वहाँ से इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है और इसका यूज़ हमारे लाइफ में कैसे हो रहा है, इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी हमें बताती है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो वर्क करती है बच्चों, एक्चुअली वो किस पे कर रही है, सेल्स पे काम कर रही है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सेल्स का होना, क्योंकि आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे हम हो, आप हो, प्लांट्स हो, कोई भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये किससे मिलके बने होते हैं, ये सेल से मिलके बने होते हैं बच्चों। वो सेल्स कैसी हो सकती है, प्रोकैरियोटिक्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको पता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है, या फिर हो सकती है यूकैरियोटिक, जैसा कि आप में, हमारे में और हायर प्लांट्स में होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये सेल्स जो है बच्चों आपको पता है कि वो डेली डिवाइड कर रही हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सेल्स बहुत सारे फंक्शन, वाइटल फंक्शंस उसके अंदर होते जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऐसे बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस हैं जो सेल्स के अंदर डेली डेली होते हैं। लेकिन ये सेल्स जो डिवाइड हो रही हैं, यानी एक से दो बन रही हैं, तो ये करने के लिए इनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों आपको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो ये डीएनए है बच्चों, ये किससे मिलके बना होता है, आपको पता है कि ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना होता है। वो नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही 4 जो अल्फ़ाबेट्स हैं यही बार बार यूज़ हो रहे हैं अलग अलग कोडेड लैंग्वेज में, और इसको डी कोड किया जाता है और फिर उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीएनए ऑफ वन सेल कैन बी डी कोडेड बाय द डीएनए ऑफ अदर सेल, क्योंकि सभी सेल्स में डीएनए का कोडेड पैटर्न तो एक ही है, तो उसको सेल्स इजीली पढ़ सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि बच्चों आपको पता है जो ये डीएनए है ये 99% सिमिलर है ऑल ह्यूमन बींग्स में। और ये तो हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, बल्कि अप टू 50% डीएनए हमारा जो सिमिलर है वो प्लांट से है, वो दूसरे एनिमल से है, बर्ड से है। तो यहाँ पर क्या है, डीएनए की बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और ये सिमिलैरिटी क्यों हो रही है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि ये 4 कोडेड अल्फ़ाबेट से बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। तो जब हम लोग इतने सिमिलर हैं तो क्यों नहीं एक का डीएनए दूसरे में यूज़ करके उसको यूटिलाइज किया जाए और उसको ह्यूमन के लिए, उसको बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए यूज़ किया जाए। यही जो उद्देश्य है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। आजकल जो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट आप इस्तेमाल देख रहे हैं बच्चों, वो है आईवीएफ टेक्निक। आईवीएफ टेक्निक क्या होती है, आईवीएफ, आई मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि विट्रो का मतलब है आउटसाइड, यानी कि जो इसका नेचुरल जगह है उस वहाँ पर नहीं, बल्कि लेबोरेटरी में इसको हम लोग फर्टिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल जो सेक्स सेल्स हैं या गैमीट्स है, इनको फ्यूज़ किया जाता है
इन द लेबोरेटरी, और जब एम्ब्रियो को फॉर्मेशन हो जाता है तो वो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है मदर को। तो यहाँ पर इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था विद इन द सेल्स, उसको आउटसाइड करके फर्टिलाइज कराया गया, और उसके बाद इसका रिजल्ट्स आपको पता ही है बच्चों कि ये कितना यूज़फुल टेक्निक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को और कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर बच्चों आपको पता है एक सेल या टिश्यू से पूरा का पूरा प्लांट, इससे हम लोग रीजनरेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास प्लांट आपके बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसको ग्रो नहीं कर पा रहे, तो उसको हम पहले लैब में ग्रो कर लें, स्टेबलाइज कर लें, और फिर उसको फील्ड पे ले जाके ट्रांसप्लांट कर दें। तो ये हमारा प्रोसेस और टाइम, ये हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ टाइम है उसको क्या करता है, बचाता है। तो इस तरह बच्चों टिश्यू कल्चर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको पता है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक से ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक जिसमें क्या होते हैं, रिकम्बिनेंट टाइप के डीएनए होते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे बच्चों। और हम बात कर रहे हैं कि मेडिसिन में क्या यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का। तो मेडिसिन में बच्चों आपको पता है कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स का बनना, वैक्सीन का बनना, ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से होता है। सिर्फ हाइब्रिडोमा टेक्निक है जिसके वजह से हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। और आपको पता है कि डिजीज़ के डायग्नोसिस और क्योर में जीन थेरेपी किस तरीके से हेल्प करती है। उसके बाद हम डिफरेंट एंजाइम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक एंजाइम एक स्पेसिफिक तरीके से एक रिएक्शन को कैटलाइज करता है, तो उसकी हम क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और उसमें क्या कर सकते हैं, उसको एक से ज़्यादा के लिए भी हम तैयार कर सकते हैं रिएक्शंस के लिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रोल है बच्चों, वो है इन्वायरमेंट के लिए। यानी ये इन्वायरमेंट पे जो ह्यूमन का इम्पैक्ट है उसको कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है, क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है जैसे ऑयल स्पिल्स का हम अगर एग्जांपल ले लें, तो जैसे ऑयल टैंकर अगर पानी में गिर जाते हैं समुद्र में, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत बहुत दिन तक ऑयल बहुत दूर तक फैल जाता है, और उसको अगर हम मैकेनिकली साफ़ करने की कोशिश करें बच्चों, तो ये बहुत टाइम टेकिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। लेकिन इसके लिए यहीं पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया हुआ सुपर बग, जिसको हमारे वेल नोन डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, जो कि एक इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया था, उसके द्वारा इसको मिनटों में भी सफाई की जा सकती है। उसको हम लोग कहते हैं सुपर बग। सुपर बग एक्चुअली क्या है बच्चों, ये एक स्यूडोमोनास की ही वैरायटी है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो बैक्टीरिया के जो क्वालिटी थी ऑयल डिग्रेडेशन की, उसको कंबाइन करके एक बैक्टीरिया में डाल दिया गया। तो वो एक बैक्टीरिया काफ़ी है उसको डिग्रेड करने के लिए डिफरेंट तरीके के ऑयल को। और ये आपको पता है बच्चों कि बैक्टीरिया का फिजन रेट बहुत हाई होता है, तो इसका मतलब है कि हमें कम समय में ज़्यादा काम हो सकता है, और इसमें जो आपकी कॉस्ट आती है वो भी बहुत मिनिमाइज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कैसे ये हेल्प कर रहा है हमें इन्वायरमेंट को रिस्टोर करने में, तो यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र्स जो है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं हम। बायो हर्बिसाइड्स हैं बच्चों, तो ये बायो हर्बिसाइड्स जो हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे केमिकल्स पे डिपेंडेंसी कम कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चों, केमिकल फर्टिलाइज़र्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स अगर हम यूज़ करते हैं, तो इसका लॉन्ग लास्ट साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को ज़रूर मिलता है, एज वी सी इन बायो मैग्निफिकेशन। क्योंकि हम सब फूड चेन से एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर एक पे इम्पैक्ट होगा तो वो अल्टीमेटली दूसरे पे भी इम्पैक्ट होगा। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और उसमें इसका क्या रोल है। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हम लोग विद द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं फ्यूल में। फॉर एग्जांपल बायोगैस, आपने बहुत सुना होगा कि बायोगैस जो है उसमें एनिमल का वेस्ट यूज़ किया जाता है, एनिमल एक्सक्रीटा, और उसको एक गैस के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। जो गैस क्या है, एक फ्यूल ईंधन की तरह काम करता है, जिसमें आप कुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये आपको एनिमल एक्सक्रीटा से छुट्टी दिला रहा है, उससे फ्री कर रहा है इन्वायरमेंट को, और दूसरी तरफ क्या है, आपकी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को मिनिमाइज कर रहा है।
क्योंकि आपको पता है बच्चों, फॉसिल फ्यूल जो होता है वो दो तरह से वर्क कर रहा है। एक तो आप उसको अर्थ से उसको निकालते हैं, तो ये अर्थ को बार बार खुदाई करना अर्थ के लिए हानिकारक होता है। प्लस जब हम इस फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो चूँकि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, तो इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड और भी दूसरी तरीके की गैसेस फैल जाती हैं, जिससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है, यानी पोल्यूशन कॉज करता है। एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा आजकल हाइड्रोकार्बन्स प्लांट पे भी जोर दिया जा रहा है बच्चों। ये प्लांट्स जो हैं ये भी फॉसिल फ्यूल की जगह ले सकते हैं। जैसे आपको पता है जेट्रोफा प्लांट, जिनको मैक्सिमम स्केल में ग्रो किया जा रहा है और इनसे भी फ्यूल बनाया जाता है। तो ये सब जो ये सब प्रोसेस है बच्चों, ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पा रहे हैं। इसके अलावा रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, ये कैसे हो सकता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है जेनेटिकली इंजीनियर किए हुए नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरियाज, इन सबको बैरल लैंड्स में भेजा जाता है और ये बहुत कम लागत में उस ज़मीन को उर्वरक बना देते हैं, यानी वहाँ नाइट्रोजन फिक्स करके इकट्ठा कर देते हैं। तो वहाँ पर उसके बाद कोई भी प्लांट उगाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चूँकि आपको पता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में मैंने भी बात की थी, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है उसमें स्ट्रेस टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। तो वहाँ पर क्या है, ये ड्रॉट को झेल सकते हैं ये प्लांट्स, ये सॉल्ट स्ट्रेस को झेल सकते हैं, ये हैवी मेटल के स्ट्रेस को झेल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्लांट बन रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही यूज़फुल है ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करने के लिए जो स्ट्रेस से भरा हुआ है। तो ऐसे एरियाज़ को भी अब हम यूटिलाइज कर ले रहे हैं क्रॉपिंग के लिए, जो पहले हमारे लिए बैरन थे। तो ये सब कुछ पॉसिबल है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअली इज़ द बैकबोन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेशन, यहाँ पर दो तरह के डीएनए को रिकम्बाइन किया जा रहा है। ये कैसे होगा ये प्रोसेस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी है वो पूरा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर ही है। तो इस वीडियो में हमने बच्चों जाना आज के लेक्चर में कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, यानी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कहा जा सकता है कि आने वाला जो कल है वो बायोटेक्नोलॉजी से भरा हुआ होगा और बायोटेक्नोलॉजी आपके नए नए सवालों के नए नए जवाब प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।